नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है। आज शुरुआत करते हैं उसी मुद्दे से जिसे लेकर देश में राजनीति गरमाई हुई है। मामला कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की किताब में लिखे विवादास्पद पन्ने से शुरू हुआ था, लेकिन अब पूरा मुद्दा एक अलग ही लेवल पर जा रहा है। पहले यह माना जा सकता था कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब बेचने के लिए यह विवादास्पद पन्ना लिखा होगा, जैसा उन पर कई लोगों ने आरोप भी लगाया। इतना विवाद हुआ, उसके बाद भी दूसरे कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान आना कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले राक्षस समान हैं, सोचने पर मजबूर करता है। हिंदुत्व को लेकर ऐसी सोच, और वो भी तब जब 25 साल पहले ही देश की सुप्रीम अदालत हिंदुत्व की व्याख्या कर चुका है। बताएंगे सब, समझाएंगे सब आपको। इसके अलावा भारत का पूर्वांचल अपने आप में एक अलग अहमियत रखता है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो या हाल ही हुआ छठ का त्योहार। लेकिन आपको यह भी बता दें कि पूर्वांचल यूपी की सियासत में बहुत अहम है। कहा तो यह भी जाता है कि लखनऊ के पंचम तल यानी मुख्यमंत्री कार्यालय का रास्ता पूर्वांचल से होकर ही जाता है। समझेंगे यूपी चुनाव में पूर्वांचल को, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पीछे के विकास के चुनावी एजेंडे को, अखिलेश राजभर के हाथ मिलाने को, पीएम के 16 नवंबर के दौरे को या अमित शाह के वाराणसी पहुंचने को, सबका पोस्टमार्टम करेंगे। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में हमारी टीम इंडिया पाकिस्तान से मैच हार गई थी। हमारे यहां खेल की इस तरह की हार जीत को संजीदगी से लिया गया, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद पाकिस्तान में क्या हुआ, ये जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं खबरों का सफर, जागते रहो। हमने आपको बताया कि देश के राजनेताओं में अब हिंदुत्व की व्याख्या करने की होड़ सी लग गई दिखती है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी बुक में हिंदुत्व की तुलना दुनिया के कुख्यात आतंकी संगठन बोको हराम, आईसिस से की थी। पूरे देश में राजनीति गर्मा गई, सलमान खुर्शीद सुर्खियों में आ गए। लगता है सलमान खुर्शीद को मिल रही पब्लिसिटी को देखकर अब दूसरे नेता भी होड़ में आ गए हैं। कौन है ये, सुनाते हैं आपको, सुनिए। ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है, मुनि नहीं, ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर घोरा। होशियार रहने की जरूरत है और देश के अंदर हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जो राम राज्य के अंदर आया है। आप कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की ये है हिंदुत्व की परिभाषा। अल्वी साहब की माने तो जय श्री राम का नारा लगाने वाले काल नेमी राक्षस के समान है। वो राक्षस था, लेकिन वो भी जय श्री राम कहता था। राशिद अल्वी की माने तो जय श्री राम का नारा लगाने वाला हर व्यक्ति मुनि नहीं होता, संत नहीं होता। सलमान खुर्शीद के बाद अब राशिद अल्वी, ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सामने आए। उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू की अपनी परिभाषा पेश कर दी। नहीं सुनना चाहेंगे? सुनिए राहुल गांधी को। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी ने जब हिंदुत्व और हिंदुओं को लेकर के विवादित बातें की तो हिंदुत्व धड़े से भी पलटवार होना था, और हुआ। पलटवार उस शख्सियत ने किया जिनके बयान से ऐसा ही बवाल होता रहा है। ये वही हैं जिन्हें लेकर दिग्विजय सिंह से लेकर पी चिदंबरम तक ने भगवा आतंकवाद का प्रतीक बताया था। सही पहचाना आपने। सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के इन विवादित बयानों पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दोनों ही कांग्रेसी नेताओं की जमकर खिंचाई की है। इंडिया न्यूज से विशेष बातचीत में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा, अब ये सुनवाते हैं आपको।
भारत की सहिष्णुता है, हिंदुओं के संस्कार हिंदुत्व के कारण उस हिंदुत्व को की सहिष्णुता है कि ये इतना बोल लेते हैं। किसी की धर्म और संस्कृति के विरुद्ध बोलना, जिस देश में रहते हो उसी देश में खाते हो, पीते हो, सोते हो, प्रत्येक क्रिया यहाँ करते हो और इस प्रकार से बोलना ये असहनीय है। दूसरी बात ये है कि कौन बोल रहा है। एक वो व्यक्ति जिसकी पत्नी अभी जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में। भ्रष्टाचार एक देशद्रोह की तरह होता है, क्योंकि जनता का धन लूटकर, और वो भी भ्रष्टाचार ऐसा जिसको हम सब कहते हैं कि अगर वो शरीर से असहाय है किसी प्रकार से, जिसे पहले विकलांग कहते थे और अब दिव्यांग माननीय मोदी जी ने उनको नाम दिया है, तो ये जो दिव्यांगों का धन को शोषित करना या दिव्यांगों के धन का शोषण करना, उस भ्रष्टाचार करना, इतने गंदे काम में वो लिप्त है कि ऐसे लोगों का भी हक छीन करके उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। मुझे लगता है इनकी मानसिकता ही गंदी है और ऐसी मानसिकता वालों को कांग्रेस पालती है और ऐसे लोगों को कठोरतम दंड देश की जनता भी देगी। सलमान खुर्शीद की किताब की बातों से गुस्साए लोगों का कहना है कि बेरोजगार बैठे कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब बेचने के लिए ये घटिया तरीका अपनाया है। इसी पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीधे वार कर दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने तो कह डाला कि सलमान खुर्शीद की ये विवादास्पद बातों वाली किताब मध्य प्रदेश में बैन कर दी जाएगी। सलमान खुर्शीद जी, अब आपका मध्य प्रदेश का बाजार तो गया। सुनिए क्या कहा मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में। को दी है किताब, उनकी राय आने के बाद इसको बैन करेंगे। लेकिन जय श्री राम जो नारे लगा, अब 80 करोड़ लोगों को राक्षस कह रहे हैं, वो ये पीड़ादायी है। राहुल जी या सोनिया जी को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए 80 करोड़ के साथ है कि नहीं। वो बहुत बनते हैं ना पंडित जनेऊ ऊपर डाल के कोट के, वो बहुत कहते हैं दत्तात्रेय ब्राह्मण, कभी कश्मीरी बन जाते हैं, फिर टुकड़े टुकड़े। ये इनका मूल रूप से कांग्रेस का ध्येय है कि हिंदुत्व खंडित हो, देश खंडित हो, तभी इनको जगह मिलेगी। मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने इन लोगों को लगाया हुआ है। हिंदुत्व को लेकर के मचे बवाल को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का क्या कहना है, अब ये भी सुन लीजिए। सोच वाले लोग आज घंटा बजाते हुए दिख रहे हैं। आज वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तु लोक को जागर, वो हनुमान चालीसा का पाठ याद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनको राम भक्तों की शक्ति का पता चल गया है और जो राम जी का नाम पे अपशब्दों का प्रयोग करेगा, मैं समझता हूं उसका तो राम नाम तय। बात हिंदुत्व के अपमान की हो तो विश्व हिंदू परिषद को कैसे छोड़ा जा सकता है, इस मुद्दे पर इंडिया न्यूज ने वीएचपी की राय जानी। हमारे संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने क्या कहा, यह भी सुनिए। राजनीति नरसंहार की राजनीति, दंगों का इतिहास कांग्रेस का इतिहास है। क्या वो भूल गए 1984 के दंगे? राहुल गांधी को नहीं ध्यान में होगा, लेकिन भारत, स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा दंगा इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब गुजरात में कराया गया था, पूरी दुनिया जानती है। भारत में जितने भी आतंकवाद के रूप हैं, उन सब की जड़ के अंदर कांग्रेस या उसकी नीतियां ही हैं। इसलिए दंगों के साथ वो अपने परिवार का इतिहास देखें, दंगों के साथ हिंदू धर्म का इतिहास न देखें। बेशक अब आप भी सोचने लगे होंगे कि विवादित बोल वाले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी का क्या हाल हो रहा होगा। तो बिल्कुल सही सोचा आपने। देखिए, मामला इतना बढ़ता देखकर राशिद अल्वी तो फिर सामने आए और अपनी सफाई पेश की। सुन लीजिए, जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना राक्षस से करने के बाद अब अल्वी क्या कहते हैं। काल की धाम में मेरा भाषण है, वहां पे सैकड़ों संत बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे भाषण के बाद, और मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता है। श्री राम एक आस्था का नाम पे, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती।
मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए, जहां पे नफरत का नामो निशान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि वो एक एक लफ्ज निकाल के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। आपने हिंदुत्व को लेकर ये सब देखा सुना, कांग्रेस नेताओं के विवादित बोल सुने, उन पर प्रतिक्रियाएं सुनी। अब आपको हम बताते हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत ने हिंदुत्व को लेकर के क्या कहा है, और ये आपको यहां हम समझाएंगे। देखिए, हिंदुत्व पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 1995 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। आपको याद होगा, जस्टिस JS वर्मा की पीठ ने यह फैसला सुनाया था। हिंदुत्व भारतीय लोगों की जीवन शैली है, यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। हिंदुत्व को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता, यह टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने से किसी उम्मीदवार पर प्रतिकूल असर नहीं होता, यह कहा था अदालत ने। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 123 के तहत करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। मनोहर जोशी विरुद्ध NB पाटिल मामले में यह फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से। हिंदुत्व की यह परिभाषा जो कोर्ट तय कर चुका है। देखिए, इस मुद्दे को और गहराई से आपको समझाते हैं, और यह समझाने के लिए हमारे साथ आलोक मेहता साहब हैं, इंडिया न्यूज के राजनीतिक संपादक हैं। इसके अलावा रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ेंगे। रजत राकेश टंडन, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, हिंदुत्व की परिभाषा को लेकर के इतना मंथन चल रहा है कि ये समझते दिक्कत नहीं हो रही है कि अमृत किस तरफ जा रहा है और जहर किस तरफ जा रहा है? देखिए, अमृत और जहर की परिभाषा वहां तक डिफाइन होती थी जब सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी ने बोला तो लगा कि हां, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। लेकिन एक बड़ी पिक्चर अगर आप अनुराग देखिए तो सावरकर वर्सेस गोलवलकर की जो एक लड़ाई गांधी वर्सेस दी है राहुल गांधी ने, और जो कहा है कि आरएसएस वाला हिंदुत्व हमको मजबूर नहीं और वो हमको मजबूर करेगा, तो हमको वो मंजूर नहीं है, ये उन्होंने साफ कह दिया। यानी एक क्लीन चिट है सलमान खुर्शीद को और राशिद अल्वी को। अब किसी को कुछ समझने की जरूरत नहीं, राहुल गांधी ने साफ कह दिया और कहा कि साहब, अगर हिंदुत्व के नाम पर चुनाव होता रहेगा तो शायद ये चुनाव इसी डायरेक्शन में चलेगा और सारे मुद्दे बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो ऐसे में कोशिश यही है कांग्रेस पार्टी की कि हिंदुत्व की जो डेफिनेशन है और जो आरएसएस और बीजेपी पुश करता है उससे एक अलग डेफिनेशन बनाई जाए, इस पर बात की है आज राहुल गांधी ने। आलोक मेहता साहब का भी मैं रिएक्शन लूंगा। आलोक मेहता जी, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस से डैमेज हो गया है तो ये बताइए कि अब ये डैमेज कंट्रोल होगा कैसे? देखिए, जैसा अभी रजत कह रहे थे अनुराग जी कि ये बाकायदा, मैं तो नहीं मानता कि ये कोई डैमेज, उन्होंने तो खुद मान करके चला है। राहुल गांधी देश में है, विदेश में है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वीडियो ही खाली उनका सामने आ रहा है। इसलिए राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है हिंदुत्व, आप ही बताइए, क्रिश्चियन वो जहां भी बैठे हैं विदेश में भी, तो क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी में क्या लोग अलग अलग अंतर करते हैं? रोम और वेटिकन में क्या उनको नहीं मालूम है कि वेटिकन में क्रिश्चियनिटी क्या कहा जाता है? तो मुझे लगता है कि ये सब एक निश्चित गति के चुनाव के लिए जो पैसा अपनाए, लेकिन और सलमान खुर्शीद जी की ये हो सकता है कि वो 4 ही लाइन है, 2 लाइन है, लेकिन उस टिप्पणी के साथ चिदम्बरम जी ने अयोध्या के मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। उसकी बाइट हम लोग, चूंकि वो इंग्लिश पे ज्यादा है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो तो कह रहे हैं कि दोनों ने मान लिया, लेकिन अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट का तो बड़ा ठीक नहीं है जी। तो वो तो अयोध्या के मंदिर के भी खिलाफ है, राम के भी नहीं है। और उन्होंने आज ये भी कहा है, गौतम बुद्ध इसका प्रचार कर रहे थे, उसका प्रचार कर रहे थे, पता नहीं राहुल गांधी को कौन भाषण लिखाता है या जो भी वो बोलते हैं। उन्होंने इतने नाम गिनाए हैं। कांग्रेस की विचारधारा के लिए गौतम बुद्ध नहीं थे कभी, जिस समय कांग्रेस की स्थापना भी हुई है जी। तो इसलिए गुरु नानक जी नहीं थे, तो गुरु नानक जी को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ रहे हैं। मतलब इतने हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान है, न गौतम बुद्ध के बारे में ध्यान है, न नानक जी के बारे में है जी। तो इससे लगता है कि उन्हें केवल लगता है वोट दिख रहा है कि हम हिंदुओं के खिलाफ यदि कुछ बात कहेंगे तो वो हिंदू पार्टी है और हम दूसरी पार्टी है। ये जो है कि हम असली हिंदू हैं, ये कहना भी गलत है, क्योंकि लोग ये तो नहीं मानेंगे कि आप हिंदुओं को गाली देके कह दोगे कि ठीक है। आलोक जी, मैं लौटूंगा आपके पास। रजत, लेकिन जब तक राशिद अल्वी कूदे थे कोई बात नहीं थी, राहुल गांधी अगर कूदे हैं तो इसका मतलब है कि पार्टी ने लाइन ले ली है। बिल्कुल, पार्टी की लाइन बिल्कुल क्लियर है, अब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। अगर राहुल गांधी इस बात को बोलते हैं कि जो हिंदुत्व, और वो पहले से बोलते आए हैं
कि आरएसएस की विचारधारा तोड़ने वाली है, कांग्रेस की जोड़ने वाली है। जिस हिंदुत्व को आरएसएस बढ़ा रही है वो एक्चुअल हिंदुत्व नहीं है। मैं खुद हिंदू हूं, ये कई भाषणों में उन्होंने कहा है। और आज इस वक्त जब सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी का विवाद चल रहा था, ऐसे में राहुल गांधी का ये बोलना, यानी डाउन द लाइन ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है कि जो संघ और बीजेपी हिंदुत्व की डेफिनेशन देती है वो कांग्रेस पार्टी को मंजूर बिल्कुल नहीं है। आलोक मेहता जी, अब सवाल यह कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की क्या परिभाषा दी थी। उस परिभाषा से कांग्रेस के हिंदुत्व की परिभाषा बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो ये बीजेपी भी प्रचारित करेगी और ये हो सकता है कि पासा उल्टा भी पड़ जाए कांग्रेस पर। देखिए, जस्टिस वर्मा बहुत ही माने हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। उनका उनको किसी पार्टी विचारधारा से आप नहीं कह सकते। एक तो उनका जजमेंट, दूसरा जो आपने ठीक कहा, मेरा तो ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, ठीक है, मंदिर बन रहा है, अयोध्या बन रहा है, कहीं कहीं बीच में हिंदू जो पुराना उनका अपना एक आवरण रहा है, लेकिन वो तो विकास, उन्होंने क्या काम किया उसके बल पर वोट चाहेंगे। वो कतई नहीं चाहते। उन्हें मालूम है कि एक बड़े बहुसंख्यक समाज को यदि आपको जोड़ना है और अल्पसंख्यकों को भी आप ये बताइए ना, दिग्विजय सिंह जी जो कल उसमें थे वो 5.5 लाख वोटों से हारे हैं, भोपाल जैसी जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक कम नहीं है। तो ये कहना, या लखनऊ में राजनाथ सिंह जीते हैं, ऐसा है कि सारे मुस्लिम उनको वोट नहीं देता है क्या? ये मान करके ध्रुवीकरण की अब जो कोशिश, वो जमाना चला गया। और इंदिरा, मैं एक लाइन और कहूंगा, अनुराग जी आपके पास समय कम है। देखिए, इंदिरा गांधी, नेहरू का, मेरे पास सारे उनके जो भाषणों के काफी जो अंश, पूरे जो वाला जिसको कह सकते हैं, का वो सांप्रदायिक शब्द इस्तेमाल करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू की कैबिनेट में थे, वो हिंदू महासभा के होते हुए भी, तब तो हिंदू घोषित थे। भाजपा तो फिर भी कहती है कि हम सबसे मिलकर रहना चाहते हैं। हिंदू महासभा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समर्थन में नेहरू के क्या क्या है वो अगले अंक में इंडिया, हमारे जो आज समाज अखबार में परसों पढ़ लीजिएगा। मेरा ये कहना है कि इस तरह से ये कह करके अपने ही जो उनके समर्थक लिबरल हो सकते हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, सबके संबंध रहे हैं और उसमें स्थितियों के साथ बदलाव भी आया है। और आरएसएस जो भी हो, इंदिरा गांधी ने पूर्वोत्तर में मिशनरी के खिलाफ कंट्रोल करने के लिए आरएसएस की सहायता ली है। मैं उस बारे में रिपोर्ट लिखता रहा हूँ। तो ये कहना, तो इनको राहुल गांधी अपना पुराना बैकग्राउंड, इंदिरा गांधी नेहरू का भी पढ़ना नहीं चाहते। उनको गूगल पे कोई लिख करके नोटसिया देता है, या कोई ऐसा गल्फ में या इटली में बैठ के कोई लिख के देता है, इसलिए शायद ये सब बातें कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का कि हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के देश की एक बड़ी पार्टी का नेता, जो अपना अध्यक्ष है, न उपाध्यक्ष है, न सचिव है, कुछ नहीं है, लेकिन वो ऐसा बोल करके रोज व्याख्यान दे रहा है जो स्वामी विवेकानंद के बाद वही पैदा हुए हैं। चलिए, आलोक मेहता जी हमारे साथ बने रहिएगा, रजत भी हमारे साथ बने रहेंगे। एक और खबर पर हम आप दोनों ही का रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी है। कहीं मत जाइएगा, बहुत अहम खबर है और उस पर बहुत अहम खबर के पीछे की खबर है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहा हूं। जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब जो खबर बाकी है, देखिए, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको रोमांचित कर देंगी। ये तस्वीरें आप में देशभक्ति का जज्बा भर देंगी। ये तस्वीरें देखकर आप कह उठेंगे, हमारी भारतीय सेना बेमिसाल है। ये तस्वीरें किसी एयरफोर्स स्टेशन की नहीं हैं। ये तस्वीरें हैं हमारे देश के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके की। चौंक गए ना आप? जी हाँ, ये जो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट आपको दिखाई देंगे, वो यूपी के सुल्तानपुर के कुरेभार इलाके में उड़ रहे हैं। अब आप सोचने लगेंगे कि वहां तो कोई एयरफोर्स स्टेशन है नहीं, लेकिन जागते रहो में हमने आपको बताया था कि वहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गुजर रहा है ना। और भारतीय एयरफोर्स के हमारे जांबाज फाइटर पायलट अपने इन फाइटर जेट्स को उसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उतारेंगे। जी हां, यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 3 किलोमीटर से लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है, हवाई पट्टी बनाई गई है, जहां पर ये फाइटर जेट्स 16 नवंबर को उतरेंगे। इसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देश को और पूर्वांचल की जनता को समर्पित करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये तस्वीरें जो चल रही हैं, ये तस्वीरें आपको एक इशारा जरूर दे रही होंगी। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जेट उतर सकेंगे, एक वहां पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है और प्रधानमंत्री बाकायदा इसका उद्घाटन करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, आप नीचे देखेंगे तो एक्सप्रेसवे है और ऊपर ये जेट उड़ रहे हैं। आपको बता दें, सीएम योगी भी
सुल्तानपुर पहुंचे और उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। शुक्रवार को सीएम योगी ने खुद सुल्तानपुर जाकर के ये जायजा लिया। यूपी के सीएम ने 16 नवंबर को होने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों को देखा। आपको बता दें कि लखनऊ से गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब 5 साल पहले शुरू हुआ था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश की राजधानी दिल्ली को मथुरा, आगरा, लखनऊ, आजमगढ़ के रास्ते सीधे गाजीपुर से जोड़ेगा। एयर स्ट्रिप से सटे जिस स्थान पर पीएम की जनसभा होनी है वहां 85 मीटर लंबा स्टेज बनाया जा रहा है। इसके बाद 155 मीटर लंबी गैलरी रहेगी। उसके बाद 600 मीटर के स्पेस में लगभग 45 से 50 हजार कुर्सियां लगाई जाएंगी जहां लोग बैठेंगे और पीएम उन्हें संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वाराणसी पहुंचे हुए हैं। 2 दिनों की वाराणसी यात्रा में अमित शाह बीजेपी प्रभारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ 403 विधानसभा सीटों के प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। कल सुबह वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भी शामिल होंगे। वाराणसी के बाद अमित शाह आजमगढ़ जाएंगे। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की नींव भी रखेंगे। आजमगढ़ के बाद अमित शाह बस्ती जाएंगे जहां अमर शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में संसद खेल महाकुंभ का वो उद्घाटन करेंगे। ये तैयारियां आप देख रहे हैं। भाई यूपी जीतना है तो पूर्वांचल जरूरी है। आपको ये भी बताएंगे कि पूर्वांचल क्यों जरूरी है, लेकिन ये तस्वीरें अभी फिलहाल ये बता रही हैं कि पूर्वांचल जरूरी है। यूपी की जीत के लिए पूर्वांचल में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता पसीना बहा रहे हैं। इन तमाम विजिट्स को, दौरों को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और अब आप सोचने लगे होंगे कि आखिर हम आपको ये एक्सप्रेसवे, अमित शाह का दौरा, ये सब क्यों दिखा रहे हैं। याद है ना, यूपी में चुनाव आने वाले हैं और यूपी का पूर्वांचल इलाका इस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है। भाई कहते हैं कि लखनऊ के पंचम तल यानी मुख्यमंत्री कार्यालय का रास्ता पूर्वांचल से ही होकर जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये विकास की तस्वीर, एक्सप्रेसवे, अमित शाह की बूथ स्तर की ये बैठक, ये सब पूर्वांचल में ही क्यों हो रही है। अब देखिए क्यों जरूरी है पूर्वांचल को जीतना। यूपी विधानसभा की 1/3 सीटें पूर्वांचल में है। ठीक है, कुल 403 विधानसभा सीटों में 164 सीटें पूर्वांचल में हैं। 80 लोकसभा सीटों में से पूर्वांचल में 29 सीटें आती हैं। राजनीतिक मिथक क्या है कि यूपी जीतना है तो पूर्वांचल जीतो, ये राजनीतिक मिथक है। भाई पूर्वांचल नहीं जीता तो फिर यूपी नहीं जीता। बीजेपी ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में 403 में से 325 सीटें जीती थी। 115 सीटें उनमें से इसी पूर्वांचल से आती थी। पूर्वांचल में जो समीकरण है वो ये है कि सबसे ज्यादा यहां ओबीसी हैं और अति पिछड़ी जातियां यहां पर हैं। 2017 में बीजेपी का जो अलायंस था वो ओपी राजभर के साथ था, ओम प्रकाश राजभर के साथ उनका गठबंधन था। इस बार जो है वो ओम प्रकाश राजभर ने जाकर हाथ मिला लिया है समाजवादी पार्टी से, यानी अखिलेश यादव से। अब पूर्वांचल में पार्टियों की जो जोड़तोड़ है उसका गणित भी आपको यहां समझा देते हैं। 2017 में बीजेपी की जीत में पूर्वांचल से 115 सीटें आई थी, हमने आपको बताया। प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, वाराणसी का दौरा करके वहां कई सौगातें बांट चुके हैं। पीएम 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था। अमित शाह 12 नवंबर को वाराणसी, 13 को आजमगढ़, बस्ती में बैठक करेंगे, यह हमने आपको बताया। 2022 के लिए बीजेपी का निषाद पार्टी अनुप्रिया पटेल के साथ अपना दल जो है उनका, उसके साथ समझौता होगा। अखिलेश यादव, ओपी राजभर एक मंच पर हैं, वो एक रैली में आपको नजर आएंगे। ये जोड़तोड़ चलेगा। अंबेडकर नगर के बीएसपी नेता लालजी वर्मा, राम अंचल राजभर सपा में शामिल। ये हाथ मिलाने और गलबैयां एक दूसरे को देने का कार्यक्रम अब चल रहा है। समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा 13 तारीख को गोरखपुर, कुशीनगर में होगी। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बहुजन समाज पार्टी का पूर्वांचल में जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन होना है। ये वाराणसी में 14 नवंबर को महिला सम्मेलन,
कमान सतीश मिश्रा की पत्नी के हाथों में होगी। इसके अलावा पूर्वांचल के जिलों में बहुजन समाज पार्टी का युवा सम्मेलन होगा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की पूर्वांचल में बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रियंका गांधी जो हैं वाराणसी, गोरखपुर में बड़ी रैली कर चुकी हैं, आपको हम जानकारी दे चुके हैं। कांग्रेस के पास पूर्वांचल में महज फिलहाल 2 सीटें हैं, इसीलिए जोड़ तोड़ कांग्रेस को ज्यादा करनी है। अब आपको सीधे ले चलते हैं हमारे इंडिया न्यूज संवाददाताओं के पास, जो यूपी के पूर्वांचल इलाके में चल रही इन सियासी गतिविधियों पर अपनी निगाह जमाए हुए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ यूपी के सुल्तानपुर से रवि श्रीवास्तव हैं और वाराणसी से निकिता सरीन हैं। निकिता, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वाराणसी में सरगर्मियां बहुत तेजी से हैं, प्रधानमंत्री का क्षेत्र भी है, क्या कुछ इस समय वहां की जनता के मन में चल रहा है? एक आम राय, जब वो चाय की दुकान पर होते हैं, पान की दुकान पर होते हैं, आपस में मिल बैठ रहे होते हैं, तो क्या बातें होती हैं इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के गठजोड़ और जोड़ तोड़ को लेकर के? देखिए अनुराग, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि अब विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर के जो सभी पार्टियां हैं वो जोरों शोरों पे अपना काम कर रही है। और अगर हम आम जनता की राय यहाँ पर जाने, वाराणसी के लोगों की राय जाने, तो उनका लगातार कहना है कि वो बीजेपी को कहीं ना कहीं जरूर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र रहा है। तो यहाँ पर जो गलियों में सिकुड़न थी वो फिलहाल बढ़ चुकी है। एक जल की जो कमी यहाँ पर थी लोगों में, उनको लगता था जिस तरीके से अमृत वो पेयजल योजना चल रही है उसमें भी बीजेपी ने एक अच्छा काम किया है। तो अगर मैं लोगों से चाय पर चर्चा के थ्रू बहुत सारी बातें जानूं तो वो बिल्कुल सपोर्ट में है बीजेपी के। और हाल ही में अमित शाह का भी जो आज दौरा हुआ है वाराणसी का, उसमें भी कई बातें सामने आई हैं। बहुत अहम दौरा हुआ है ये। अमित शाह ने जो यहाँ पर दौरा किया है, 2 घंटे लगातार उन्होंने मीटिंग की है। तमाम आपको बता दूं कि 403 विधानसभा सीटों के प्रभारियों के साथ उन्होंने बैठक की है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, साथ ही स्वतंत्र देव थे। तो जीत का मंत्र अगर मैं मोटा मोटा इन सभी बैठकों से निकालने की कोशिश करूं तो मुझे यही लगता है कि बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की जो नजर है वो पूर्वांचल पर जरूर है। क्योंकि 2017 में, जैसे अभी आपने भी साझा किया है कि 2017 में पूर्वांचल ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और कल भी जिस तरीके से अमित शाह आजमगढ़ जा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो के गढ़ में जा रहे हैं, तो वहां पर भी अहम बैठकें और राज्यसभा करेंगे। और जिस तरीके से कल राजभाषा का जो सम्मेलन है, उसमें भी मैं आपको बता दूं कि जो दलित वोट है वो भी बीजेपी चाहेगी। चलिए, इस बाबत रवि श्रीवास्तव हमें ज्यादा बेहतर जानकारी दे सकते हैं। रवि, अमित शाह आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के गढ़ में आ रहे हैं, क्या हलचलें हैं वहां पर? अनुराग, आपको बता दें कि जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आगामी 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, उसको लेकर के क्षेत्र में खासा उत्साह है। और आपको बता दें कि गाजीपुर से लेकर दिल्ली की दूरी तो पहले लोगों को काफी लंबी तय करनी पड़ती थी, लेकिन इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने के बाद अब गाजीपुर से दिल्ली की दूरी मात्र सिमट कर सिर्फ 10 घंटे में रह गई है। अब आपको ये बता दें, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने से गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और लखनऊ में आने जाने के जो आसपास के लोग हैं, उनमें इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के खासा उत्साह है। आपको बता दूं कि 2022 के चुनाव को लेकर के, और देखिए हम तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाएंगे। अमित शाह पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं, आप देख सकते हैं। ये जितनी भी गतिविधियां इस वक्त चल रही हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, जाहिर तौर से ये काल भैरव मंदिर में आरती कर रहे हैं अमित शाह, ये सब चुनावी सरगर्मियों से जोड़ करके देखी जा रही हैं। ये अमित शाह आरती कर रहे हैं काल भैरव मंदिर में और ये वहां की तस्वीरें आ रही हैं। हमारे संवाददाताओं ने हमें जानकारी भी दी कि किस कदर बीजेपी खासकर जो है वो इस कोशिश में है कि उसके पास जो कुछ है वो कहीं खोए ना और उसके पास जो नहीं है वो हासिल कर ले, क्योंकि बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके हाथ बहुत कुछ है नहीं, न पाने के लिए और ना खोने के लिए। हालांकि कोशिशें अपनी अपनी तरफ से सबकी चल रही हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की काल भैरव मंदिर में आरती करते हैं।
यूपी चुनाव के पहले पूर्वांचल पर बीजेपी से समाजवादी पार्टी तक और कांग्रेस से बहुजन समाज पार्टी तक जो कुछ राजनीति चल रही है, साथ ही ओपी राजभर, निषाद पार्टी, इन सबको साथ लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल बेताब हुए जा रहे हैं। इसी को विस्तार से समझते हैं। हमारे जो इंडिया न्यूज के राजनीतिक संपादक हैं रजत राकेश टंडन, वो हमारे साथ बने हुए हैं। एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहां विपक्षी पार्टियों का जो जोड़तोड़ है, जिस तरीके से वो एक दूसरे को गलबैयां दे रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं, राजभर पहले बीजेपी के साथ थे, अब समाजवादी पार्टी के साथ है, ये प्रैक्टिस कितनी कारगर होने वाली है? कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है ये? देखिए, आप 4.5 साल पहले जाइए, अमित शाह भी जब लखनऊ और वाराणसी में बैठे थे तो छोटे छोटे दल थे जिनको उन्होंने दौड़ा था। उसमें राजभर भी थे, निषाद भी थे, अपना दल भी थे, और इसी के साथ छोटे छोटे दलों के साथ एक बड़ा एनडीए उत्तर प्रदेश में बना था और चुनाव लड़ा था और 300 प्लस सीटें मिली थी। आज वो छोटे दल थोड़ा छिटक रहे हैं। आप देखिए, अपना दल के भी तेवर सख्त थे, लेकिन जब कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, अनुप्रिया पटेल को इंडक्ट किया गया तो वो शांत हो गया, यानी कि वो इंटैक्ट है। बनारस से लेकर मिर्जापुर और फूलपुर तक जो कुर्मी बेल्ट है, वो कुर्मियों को साधने की कोशिश करी। लेकिन राजभर, जिसके ओपनिंग कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, आज राजभर जो लगातार स्वतंत्र देव सिंह और बड़े नेताओं से मिल रहे थे, वो अखिलेश से मिलते हैं, बड़ी रैली करते हैं। तो राजभर अलग है। निषाद बार बार आप कह सकते हैं बयानबाजी दे रहे हैं, और ये वही निषाद थे जब बाय इलेक्शन हुआ था गोरखपुर में, जो कि योगी आदित्यनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर बीजेपी हार गई थी। तो ये जो छोटे दल है, और अखिलेश यादव ने लगातार ये बात कही है कि मैं ओपन हूं छोटी छोटी पार्टी से बात करने के लिए, और कहा अभी और भी हम करेंगे। तो पूर्वांचल की जो लड़ाई है वो छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइडेड है। उसी छोटे छोटे सेगमेंट की लड़ाई है कि कैसे उस सेगमेंट्स को, कास्ट इक्वेशन को आप अपने साथ लीजिए। आलोक मेहता भी हमारे साथ हैं। आलोक मेहता जी, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के, इस लिहाज से जहां जहां देनी है वहां सौगात दी जा चुकी है, जहां जहां सौगात देनी होगी वहां दी जाएगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो जाति की राजनीति कर रही हैं, वो इन सौगातों के आगे कितना टिकेगी, कितना काम देगी? देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव एक बड़ी चुनौती के रूप में है। इस इलाके में जा रहे हैं, आजमगढ़ इलाका भी आप देखें, होगी, और पूरे इस क्षेत्र में एक समय में मुलायम सिंह यादव का भी प्रभाव रहा है। इसलिए भाजपा उसको युद्ध की तरह लड़ रही है। देखिए, सत्ता में रहते हुए, और मैं ऐसा मानता हूं जातिगत या धार्मिक, जैसा भी हम इससे पहले वाले ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी मुस्लिम बात करे, जाति की बात करे, यादव मुस्लिम की बात करे, बीजेपी का ज्यादा फोकस इस बात पे कि हमने क्या दिया। देखिए, आप जानते हैं आज भारत के ग्रामीण मतदाता, चाहे वो अमेठी और सुल्तानपुर, आपको अनुराग जी आश्चर्य होगा, 76 में वहाँ सुल्तानपुर अमेठी के बीच में सड़कें नहीं होती थी। मैं उन दिनों में गया हूँ जब संजय गांधी ने कैंप लगाए थे, है ना, 76 वगैरह में जी। तो सड़कों के लिए अमेठी में जो सड़कें बनाती, तब तो कांग्रेस ने काम किया, उसके बाद उसके फल मिलते रहे। अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सारे जो दौरा कर रहे हैं, वो विकास में क्या हमने दिया है ये नहीं। यानी अभी रिजल्ट आने में आलोक मेहता जी समय लगेगा। अभी ये जो राजनीतिक पार्टियों का गठजोड़ चल रहा है, इसका क्या नतीजा निकलता है, ये तब ज्यादा समझ में आएगा जब चुनावी बिगुल फूंक जाएगा और जब शंखनाद हो जाएगा, जब प्रचार चरम पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहेंगे आलोक मेहता जी और रजत राकेश टंडन। आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जागते रहो में खबरों का सिलसिला आज बस यहीं तक, लेकिन मुलाकात आपसे होगी नई खबरों के साथ, खबरों के पीछे की खबर के साथ। समझेंगे खबरों के मायने जागते रहो में। लेकिन अब सोमवार को रात 9 बजे होगी मुलाकात। बीच में 2 दिन है, तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। इसी वादे के साथ आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।